स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस बेहद महत्वपूर्ण और गंभीर विश्लेषण में। साथियों, आज चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी लेकिन हिला देने वाले सवाल से करते हैं। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, जिस देश में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि मोक्ष का रास्ता माना जाता हो, जहां एक अदद आईएएस या आईपीएस की कुर्सी पाने के लिए भारत के लाखों युवा अपनी जवानी के 5 साल 7 साल दिल्ली के मुखर्जी नगर या राजेंद्र नगर की 10 बाई 10 की कोठरियों में खपा देते हो, जहां एक गाड़ी पर नीली बत्ती अब बोर्ड लग जाए तो पूरे खानदान का इतिहास बदल जाता हो, उसी देश में अगर कुछ युवा, कुछ बेहद काबिल और पावरफुल आईएएस और आईपीएस प्रतिष्ठित अधिकारी एक दिन अचानक उठे और कहें कि बस बहुत हुआ, अब मैं इस महाप्रतिष्ठित नौकरी से इस्तीफा दे रहा हूं, तो आपके दिमाग में पहला थॉट क्या आएगा दोस्तों? आप कहेंगे कि सर पर्सनल रीजन होगा, कोई कहेगा अरे पॉलिटिकल होगा, लेकिन साथियों मामला इतना सीधा नहीं है। ध्यान से सुनिए, ये लोग आईआईटी में पढ़े, इन्होंने एआईआर रैंक प्राप्त की, ऑल इंडिया रैंक टॉपर्स रैंक निकाली, उन्होंने अपने जिलों में हुकूमत की, अपराधियों को घुटनों पर लाया। वो अचानक 10-12 साल की सर्विस के बाद कह रहे हैं अब मुझे यह रुतबा नहीं चाहिए। तो आज का जो बिग क्वेश्चन है वो यह नहीं है कि किसी एक अधिकारी ने नौकरी क्यों छोड़ी। आज का सबसे मारक सवाल यह है दोस्तों कि क्या भारत की सबसे शक्तिशाली सरकारी नौकरी अब देश के क्रीम टैलेंट का अंतिम सपना नहीं रही? दूसरा, क्या 2026 की नई पीढ़ी सफलता को उस पुराने चश्मे से नहीं देख रही जिससे हमारे दादा परदादा उस देखा करते थे सफलता को? या फिर क्या भारत की ब्यूरोक्रेसी के अंदर कोई ऐसा सिस्टमेटिक दीमक लग चुका है जिसकी चर्चा सत्ता के गलियारों में कोई करना ही नहीं चाहता? तो आज की यह क्लास, आज की यह चर्चा किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं है। आज हम ऑपरेशन करेंगे भारत की सबसे शक्तिशाली स्टील फ्रेम यानी कि सिविल सर्विसेज के बदलते हुए भविष्य का। तो साथियों, सबसे पहले तथ्यों पर नजर डालते हैं जिससे आपको यह बात और बेहतर ढंग से समझ में आए। हाल ही में एक बड़ी खबर आती है कि ओडिशा कैडर के 2013 के आईपीएस अधिकारी जो भुवनेश्वर के डीसीपी जैसे मलाईदार और बेहद पावरफुल पद पर तैनात थे, जगमोहन मीणा जी, उन्होंने लगभग 13 साल देश की सेवा करने के बाद अचानक इस्तीफा दे दिया। मीडिया से कहा व्यक्तिगत कारण। लेकिन मैंने जैसा आपसे कहा दोस्तों, क्रोनोलॉजी समझिए। क्या जगमोहन मीणा अकेले हैं? याद करिए, काम्या मिश्रा आईपीएस थी, रचिता जुगाल आईपीएस थी और सालों पहले इतिहास रचने वाले डॉक्टर रोमन सैनी आईएएस थे। जब अलग अलग राज्यों से, अलग अलग काडर से बिल्कुल युवा और डायनामिक ऑफिसर्स सिर्फ एक ही दिशा में कदम बढ़ा रहे हो तो समझ जाइए कि आग सिर्फ एक घर में नहीं लगी हुई है बल्कि पूरी हवा बदल चुकी है। साथियों, 1990 का जो भारत था ना और जो आज 2026 का भारत है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। आज से 30 साल पहले जब कोई कहता कि मेरा बेटा आईएएस बन गया है तो उसका मतलब होता था अल्टीमेट पावर, रियल जो लाइफ टाइम सिक्योरिटी है और समाज में भगवान जैसा दर्जा। क्यों? क्योंकि तब भारत एक क्लोज्ड इकोनॉमी से निकल रहा था, प्राइवेट सेक्टर्स के नाम पर कुछ गिने चुने ऑप्शंस ही थे। लेकिन आज का भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम का भारत है दोस्तों। आज का भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप टेक और ग्लोबल करियर्स का भारत है। आज अगर कोई आईआईटी या आईआईएम का लड़का या लड़की सिविल सर्विसेज में आ रहा है तो वो यह सोचकर नहीं आ रहा है कि यही एकमात्र रास्ता है। उसके सामने गूगल भी था, उसके सामने 100 करोड़ की कंपनी खड़ी करने का विकल्प भी था, उसके सामने सिलिकॉन वैली जाने का रास्ता भी था। लेकिन उसने क्या किया? आज ब्यूरोक्रेसी में सबसे तगड़ा कंपटीशन समझिएगा दोस्तों तो किसी नेता से नहीं बल्कि देश की बदलती हुई अर्थव्यवस्था से है। इसे कहते हैं दोस्तों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इकोनॉमिक्स में इसको अवसर लागत कहा जाता है। अवसर लागत समझिएगा कि जब एक अधिकारी 10 साल सर्विस में बिताने के बाद देखता है कि उसके साथ पढ़ा हुआ लड़का बेंगलुरु में एक टेक स्टार्टअप खोल करके ग्लोबल इंपैक्ट पैदा कर रहा है और वह खुद सुबह से शाम तक फाइलों में लाल फीते में उलझा हुआ है तो उसका सब्र टूटना लाजमी है।
अब आप में से बहुत सारे लोग कमेंट्स में लिखेंगे दोस्तों कि अरे सर ये लोग पैसे के भूखे हैं, प्राइवेट में ज़्यादा पैकेज मिल रहा होगा या बहुत पैसा कमा लिए होंगे इसलिए भाग रहे हैं। लेकिन भाई साहब समझिए, इसको इतनी सतही सोच नहीं हो सकती इसमें। अगर सिर्फ पैसा ही कमाना होता तो ये लोग अपनी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन साल यूपीएससी के मुश्किल सिलेबस में रटने में बर्बाद नहीं करते। असली दर्द कहीं और है। आज का युवा पीढ़ी जो है वह सिर्फ सैलरी स्लिप नहीं देखता है, वह काम का माहौल देखता है, वर्क कल्चर को देखता है और यहां आकर जब वो यहां आता है तो टकराता है ब्यूरोक्रेसी के 3 बड़े कड़वे सच से। पहला है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बनाम परमानेंट एग्जीक्यूटिव का टकराव। दोस्तों, हमारे संविधान में कहा गया था कि सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन ब्यूरोक्रेसी न्यूट्रल रहेगी। यह बेसिक सिविल सर्विसेज के लिए रूल है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? हर 2 साल बाद ट्रांसफर हो जाता है। अगर आपने किसी रसूखदार के खिलाफ एक्शन ले लिया तो लूप लाइन में पोस्टिंग हो जाती है। एक युवा अधिकारी जो देश बदलने के जज्बे से आया था, जब वह खुद को केवल एक रबर स्टैंप पाता है या फाइल आगे बढ़ाने वाली मशीन बन जाता है तो वह और उसका आदर्शवाद दोनों ही दम तोड़ देते हैं। दूसरा, 24/7 का बर्नआउट। दोस्तों, मेंटल फटीग की मैं बात कर रहा हूं। लोग केवल आईएएस की गाड़ी और उसके बंगले के आगे खड़े हुए गनर देखते हैं, लेकिन उस अधिकारी के रात के 2 बजे की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को कोई नहीं देखता। वीआईपी ड्यूटी, दंगों का तनाव, त्योहारों पर परिवार से दूरी और सोने पे सुहागा यह हो गया है आजकल कि सोशल मीडिया पर 24 घंटे का ट्रायल। जरा सी चूक हुई नहीं कि आप ट्विटर पर ट्रेंड करना शुरू कर देंगे। यह नौकरी अब सिर्फ जॉब नहीं रही दोस्तों, यह एक प्रकार से ऐसा दमघोटू लाइफस्टाइल बन चुकी है जहां आपकी कोई पर्सनल लाइफ बची ही नहीं। और तीसरा और सबसे बड़ा कारण है कम होती प्रशासनिक स्वतंत्रता। आज से 25 साल पहले दोस्तों कलेक्टर जिले का माई बाप होता था, लेकिन 2026 के डिजिटल इंडिया में हर चीज सेंट्रलाइज्ड हो चुकी है। पीएमओ का सीधा डैशबोर्ड है, रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से मानवीय दखल खत्म हो चुका है, यानी अकाउंटेबिलिटी 100% बढ़ चुकी है और फैसले लेने की आजादी आधी रह गई है। दोस्तों, अब इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट में भी समझते हैं, थोड़ा गहराई में चलते हैं। नौकरशाही की जो अवधारणा है वह अवधारणा दी थी जर्मनी के एक बड़े समाजशास्त्री थे मैक्स वेबर ने। उन्होंने कहा था कि एक आदर्श प्रशासनिक व्यवस्था का जो नियम होता है वह नियम आधारित होता है, न्यूट्रल होता है और हायरार्की यानी कि पदानुक्रम से होता है। अंग्रेजों ने भारत में यही ढांचा लिया और वेबर के इस मॉडल को भारत में पूरी तरीके से लागू कर दिया। लेकिन वेबर साहब यह कहना भूल गए थे कि जब 1947 के बैलगाड़ी युग से निकलकर भारत 2026 में क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर के युग में पहुंच जाएगा, तब भी क्या फाइलों को उसी रफ्तार से घुमाया जाएगा? आज के भारत की चुनौतियां बदल चुकी हैं दोस्तों। हमें सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर संभालने वाले कलेक्टर्स नहीं चाहिए, हमें साइबर सिक्योरिटी, क्लाइमेट फाइनेंस, स्पेस इकोनॉमी और एआई पॉलिसी को समझने वाले डोमेन एक्सपर्ट्स चाहिए। साथियों, अगर आप देखिए तो पारंपरिक कलेक्टर को लॉ एंड ऑर्डर संभालना होता था, सीआरपीसी की फाइलें और पुलिस बल मैनेज करनी होती थी आईपीएस को, जबकि भविष्य में लीडर हमें चाहिए डोमेन एक्सपर्ट जो साइबर सिक्योरिटी, क्लाइमेट फाइनेंस, स्पेस इकोनॉमी, एआई पॉलिसी इन सब को समझ सकें। तो इसीलिए सरकार ने क्या किया? सरकार हमारे यहां लेकर के आती है मिशन कर्मयोगी, जहां पर अधिकारियों को रूल बेस्ड से लेकर के रोल बेस्ड बनाया जा सके। एक तरीके से मिशन कर्मयोगी और लेटरल एंट्री का जो सिस्टम लाया गया वो इसीलिए लाया गया। प्राइवेट सेक्टर के विशेषज्ञों को सीधे मंत्रालयों में ऊंचे पदों पर लाया जाता है और लेटरल एंट्री में अपने विवाद हैं, ये मैं मानता हूं। आलोचक कहते हैं इससे न्यूट्रलिटी खत्म होती है, जबकि समर्थक कहते हैं इससे फ्रेश टैलेंट आता है। ये बात एक अलग बात है कि लेकिन सिस्टम यह मान चुका है कि पुराने ढर्रे पर अब देश नहीं चल सकता, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो साथियों, इस पूरे विश्लेषण से आप क्या समझ पाए, क्या लबोलुआब है, क्या निष्कर्ष है? क्या हम यह मान लें कि यूपीएससी का क्रेज खत्म हो चुका है? क्या अब सिविल सर्विसेज बेकार हो गई है? बिल्कुल नहीं। जो भी सोशल मीडिया पर ऐसा आपसे बोल रहा है, गुमराह कर रहा है, वह पूरी तरह से गलत है, तथ्यों को तोड़ मरोड़ रहा है। ध्यान से समझिए, हर साल आज भी 10 से 13 लाख युवा फॉर्म भरते हैं। आज भी भारत के दूर दराज जिलों में, चाहे वो बस्तर हो, लद्दाख हो या उत्तर पूर्व के राज्य हो, एक कलेक्टर या एसपी ही होता है जो बाढ़, महामारी और दंगे से ग्रस्त एरियाज में अपनी जान हथेली पर लेकर सबसे पहले खड़ा होता है।
जब तक इस देश में लोकतंत्र जीवित है तब तक स्टील फ्रेम की अहमियत को कभी कोई कम नहीं कर सकता साथियों। और जो इस्तीफे हम देख रहे हैं उसको हम निगलेक्ट भी नहीं कर सकते। हम इसे प्रशासनिक संकट की तरह नहीं बल्कि फीडबैक लूप की तरह देखना चाहेंगे। बदलते भारत का युवा अब केवल पद नहीं चाहता है, वह पर्पस भी चाहता है। 2035 का भारत कैसा होगा? आगे आने वाले 10 सालों में आईएएस आईपीएस की भूमिका पूरी तरह से बदलने वाली है। रूटीन काम एआई और ऑटोमेशन संभाल लेंगे। भविष्य के अधिकारियों को फाइलों के अंबार से मुक्ति मिलेगी। उनका असली काम होगा स्ट्रेटेजिक लीडरशिप करना, पॉलिसी डिजाइन करना और ह्यूमन कनेक्ट बनाना। डेटा मशीन दे सकती है लेकिन न्याय और संवेदनशीलता केवल एक इंसान ही दे सकता है, और यही उम्मीद की जाएगी हमें भविष्य के सिविल सर्वेंट से। तो जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं उनसे भी मैं बिल्कुल सीधी बात कहना चाहूंगा कि अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो रील्स और सोशल मीडिया के रुतबे पर मत जाइए। इस मानसिकता के साथ इस परीक्षा की तैयारी में आइए कि आपको एक बेहद जटिल, दबाव से भरे लेकिन देश को बदलने वाले सबसे बड़े मंच पर आकर परफॉर्म करना होगा। यह नौकरी कोई यात्रा है, यह नौकरी एक यात्रा है, कोई अंतिम मंजिल नहीं है दोस्तों। आज के इस विश्लेषण पर आप अपनी राय भी अवश्य दीजिएगा। क्या आपको भी लगता है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में बड़े बदलावों का समय अब आ चुका है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य साझा कीजिएगा, और यदि आपके कोई व्यक्तिगत अनुभव हो तो उन्हें भी अवश्य साझा कीजिएगा। यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी अवश्य कीजिएगा। इसके साथ साथ जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं 2027, 2028 या 2029 के लक्ष्य से, उनके लिए हमारे पास एक बहुत सुंदर सा अनाउंसमेंट है। अभी हमारे सारे बैचेस में आपको एक मिनिमम सबसे लोएस्ट प्राइस ड्रॉप किया जा रहा है और 7,999 में आपको पूरा कोर्स दिया जा रहा है। यह ऑफर बहुत सीमित समय के लिए है। हमारे कोर्सेज को सबसे पहले देखिए, हमारी डिटेल्स को, कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा। स्मार्ट मॉडल पर पूरा कोर्स डिजाइन होगा, 18 बुक का सेट घर आएगा, और ये सारी डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा कि जब आप कोर्स को खरीदने चले तो उसके पहले पीके लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा। यह कोड आपको इस मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए एलिजिबल करेगा। इसके साथ साथ मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स भी बता देता हूं। यदि आपको मुझसे कनेक्ट होना है या कोई समस्या है या कुछ बात कहना चाहते हैं तो आप मुझे इस आईडी पर, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर की आईडी से आप मुझे इंस्टा और टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मेरे वीडियोस के अपडेट्स भी मिल जाया करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।